हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएक्स शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए केमिस्ट्री की क्लास को हम और आगे बढ़ते हैं। आज कल जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया था उसे हम एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल हमने आपको उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण के विषय में बताया था। उत्प्रेरक क्या होते हैं, मैंने आपको इनकी परिभाषा बताई थी कि वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के पश्चात उनकी भार तथा उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में? ठीक है। तो ये जो बाहरी पदार्थ होते हैं, इन्हीं बाहरी पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, एक बार लैंग्वेज फिर से देखें। वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के बाद में अभिक्रिया के पश्चात उनकी भार तथा उनकी संरचना में कोई अंतर नहीं होता है, ऐसे बाहरी पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और किसी बाहरी पदार्थ के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो बदलना होता है, ये जो बदलने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ली रखा है। ठीक है, अब SO2 के साथ आप ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्रिया जो है, ये रिएक्शन होता तो है, लेकिन जब हम इस रिएक्शन में एक बाहरी पदार्थ यानी नाइट्रिक ऑक्साइड रख देते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया बड़ी शीघ्रता से कंप्लीट हो जाती है और हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड दे देती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यनो है, जो बाहरी पदार्थ है, ये बाहरी पदार्थ उत्प्रेरक है। ठीक है, और इसके द्वारा ये जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक किस प्रकार है। उत्प्रेरकों की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। इसका मतलब क्या है? देखिए, उत्प्रेरकों की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण मतलब हम यहाँ पे जो हमारे उत्प्रेरक हैं, इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ये वर्गीकरण हम उत्प्रेरकों के अवस्थाओं के आधार पे पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरकों की अवस्थाओं के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी उत्प्रेरक एंड दूसरा होता है हमारा विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा होता है हमारा विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, अब समांगी उत्प्रेरक क्या है, इसकी भी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, एक बार अगेन पढ़ते हैं इसको। देखिए, समांगी उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं, दोनों के फिजिकल स्टेट एक जैसे हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए जरा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं और इस अभिक्रिया में जब हम एक बाहरी पदार्थ नाइट्रिक ऑक्साइड यनो को रख देते हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत ही शीघ्रता से मिल जाता है। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है बहुत शीघ्रता से मिल जाती है। अब यहाँ ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसकी भी जो स्टेट होती है, ये इसकी जो अवस्था होती है गैसीय होती है। जो ऑक्सीजन होता है, इसकी भी जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, ये भी गैसीय होती है। साथ ही साथ यहाँ जो आपने बाहरी पदार्थ रखा है जिसका नाम उत्प्रेरक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की भी स्टेट जो होती है यहाँ पे गैसेस होती है, गैसीय होती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की जो स्टेट्स हैं, दोनों की जो फिजिकल स्टेट्स हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, ये एक जैसी हैं। मतलब दोनों के दोनों गैसेस फॉर्म में हैं। बात समझ में? ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारे अभिकारक होते हैं और ये जो हमारा उत्प्रेरक होता है, इनकी अवस्थाएं अगर एक जैसी हैं तो इन्हें हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। और इन
अब जब इनकी अवस्थाएं एक जैसी हैं तब इस कंडीशन में हमारा उत्प्रेरक जो कार्य करेगा उसके प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। बात समझ में? ठीक है, अभी देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक की परिभाषा ये होती है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारकों की अवस्थाएं एक जैसी नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जब आप अमोनिया का हैबर विधि से निर्माण करते हैं H2 प्लस देखिए, जब आप अमोनिया का निर्माण करते हैं तो N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट, आपका यहां पे अमोनिया बन करके तैयार होता है 2NH3। ठीक है, यहां पे आप देखते हैं कि अमोनिया के यहां इस निर्माण में आप दो प्रकार के उत्प्रेरक पाते हैं, एक Fe, दूसरा MO, आयरन और मॉलिब्डेनम। ठीक है, इस अमोनिया के निर्माण में आप जरा देखिए, जो हमारा नाइट्रोजन है ये गैसेस फॉर्म में, किस स्टेट में है, कैसी अवस्था में? जो हमारा हाइड्रोजन है ये किस स्टेट में है? ये भी गैसीय स्थिति में है। लेकिन जो हमारे आयरन और ये जो मॉलिब्डेनम होते हैं, ये जो दोनों यहां उपस्थित होते हैं, इनकी अवस्था यहां सॉलिड होती है। कैसी होती हैं? सॉलिड होती है, ठोस होती है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि हमारे अभिकारक तथा उत्प्रेरकों की जो अवस्थाएं हैं ये एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमारे अभिकारक एवं उत्प्रेरकों की अवस्थाएं एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो ऐसे उत्प्रेरकों को हम लोग विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और इनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने की जो क्षमता होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो कल हम पढ़ रहे थे वो था हमारा उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरकों के प्रकार। चलिए देखिए, मैंने बताया था कि अभी जो पीछे पढ़े हम लोग, यहां जो उत्प्रेरकों के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उत्प्रेरकों के प्रकार अभिकारक तथा जो हमारा उत्प्रेरक होते हैं इनकी अवस्थाओं के आधार पे। लेकिन यहां उत्प्रेरकों के प्रकार हम इनकी कार्यविधि के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। एंड तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरक। एंड चौथा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये चार प्रकार के जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं, ये चारों प्रकार के उत्प्रेरक आपके जो उत्प्रेरक है इनकी कार्यविधि के आधार पे है। बात समझ में? ठीक है, तो चलिए इनमें से पहले को पढ़ते हैं जिसका नाम है धनात्मक उत्प्रेरक। चलिए देखिए, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ऐसे उत्प्रेरकों को हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। बात समझ में आई? इनका एक उदाहरण है, जैसे अभी हमने पिछले में देखा कि जब हम अमोनिया का निर्माण कर रहे थे, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट Fe के साथ मॉलिब्डेनम एंड गिव्स आउट 2NH3। यहां आप जरा देखिए, Fe और MO यही दोनों लोग यहां उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जब यहां पे Fe तथा MO उपस्थित नहीं होते हैं इस अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आयरन के साथ मॉलिब्डेनम उपस्थित होता है,
अर्थात जैसे यहां हम उत्प्रेरक को रखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही तेजी से काम करने लगता है। तो ये जो यहाँ पे मोलिबेडनम है, ये यहाँ पे वर्धक का कार्य करता है, मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है। और जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने लगे तो इस परिस्थिति में इन उत्प्रेरकों को हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ में? तो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। चलिए अगले हेडिंग को देखते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है जिसका नाम है ऋणात्मक उत्प्रेरक। चलिए इसकी परिभाषा सुनते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? देखिए, वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, ऐसे उत्प्रेरकों को हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे CHCl, जैसे ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3, और जब इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये बहुत तीव्रता के साथ अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर इस अभिक्रिया में हम एथिल अल्कोहल C2H5OH का 1%, महज 1% अगर यहां रख दें हम, तो हम ये देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया का जो ऑक्सीकरण हो रहा है ये बहुत धीमा हो जाता है। ठीक है, अर्थात अब यहां पे ये ऑक्सीकरण बहुत ही धीमा हो जाता है। बात समझ में? तो यहां आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, अर्थात जैसे ही क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण करना प्रारंभ करता है, अगर यहाँ पे एथिल अल्कोहल C2H5OH का 1% उपलब्ध है तो इसका जो ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीकरण घट जाता है, मतलब बहुत धीमा होने लगता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये इस अभिक्रिया में इनके वेगों को घटा दे रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, जब तक ये यहाँ उपस्थित नहीं होता तब तक इनका जो ऑक्सीकरण होता है बहुत तेजी के साथ होता है, लेकिन जैसे यहाँ एथिल अल्कोहल आ जाता है, इनका जो ऑक्सीकरण होता है ये घट जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक। बात समझ में आई? चलिए अगला प्रकार पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रकार है तीसरा, स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक जिसे हम लोग आत्म उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, स्व उत्प्रेरक को हम लोग आत्म उत्प्रेरक भी कहते हैं। चलिए इनकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरक। बात समझ में? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। एक इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एथिल एसीटेट है CH3COO C2H5, ये जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो इस परिस्थिति में हमको एथिल एसीटेट मिलता है CH3COOH। तो यहां पे ये जो एथिल एसीटेट है, ये एथिल एसीटेट यहां पे स्व उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। जैसे साथ ही ये अभिक्रिया पहले C2H5OH, ये आपका हो गया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट जैसे ही H2O के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करते ही ये तुरंत
आपका ये एसिटिक अम्ल बना देता है, एसिटिक अम्ल। और ये एसिटिक अम्ल जैसे ही बनता है तुरंत इस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है ये बढ़ जाती है। बात समझ में? ठीक है। साथ ही साथ हमें ये प्रोडक्ट C2H5OH एथिल अल्कोहल भी मिलता है। तो आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो उत्पाद मिल रहा है, ये उत्पाद ही यहाँ अभिक्रिया का उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बना उत्पाद उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने लगे, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलने लगे, तो उस उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं? स्व-उत्प्रेरक। और इसकी प्रक्रिया को हम लोग स्व-उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। तो स्व-उत्प्रेरक क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बना उत्पाद ही उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्व-उत्प्रेरक। बात समझ में? ठीक है। चलिए अगला प्रकार देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है। प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, इसकी परिभाषा को पहले सुनते हैं। देखिए, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने लगे, मतलब जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने लगती है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। बात समझ में? ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया जब किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। बात समझ में? ठीक है। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के उत्प्रेरक। अच्छा, इन उत्प्रेरकों के बाद भी हम एक अन्य प्रकार का उत्प्रेरक भी पढ़ेंगे जिसका नाम है एंजाइम उत्प्रेरक। चलिए देखते हैं ये एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है। ये हमारा एक अलग प्रकार का उत्प्रेरक है, एंजाइम उत्प्रेरक। देखिए, वे बाहरी पदार्थ जो किसी जीव जंतु की जीवित कोशिकाओं पर होते हैं। एक्चुअली में ये जो हमारे एंजाइम होते हैं, ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो वे उत्प्रेरक जो जीव जंतु की जीवित कोशिकाओं पर होते हैं और वो जीव अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। बात समझ में? जीव अभिक्रियाओं के वेग को की दर को घटाते या बढ़ाते हैं, ऐसे उत्प्रेरकों को हम लोग कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। ठीक है। तो आप लोग इन 4 प्रकार के उत्प्रेरकों को पढ़ लेंगे। कल हम एंजाइम उत्प्रेरक क्या है एक बार फिर से नहीं रिपीट करते हैं, फिर से समझाते हैं। ठीक है। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आए, आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि ये चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है, हम अगले वीडियो में उसको अगेन समझाएंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, से कल पढ़ते हैं।